कोई भी स्टेटमेंट आपको जो दिख रही है, अगर आप उसके पार्ट्स तोड़ पा रहे हो, उसका क्रिटिकल एनालिसिस कर पा रहे हो, 4-5 पॉइंट्स उसके दे पा रहे हो कि मैं इस पे डिस्कशन करूँगा, आपको वो पिकअप करना चाहिए। अगर आपकी जीएस की नॉलेज बहुत अच्छी है तो ऐसे में आप डायमेंशन दे पाएंगे। थोड़ा जीएस की साइड ज़्यादा आया था, फिलोसफिकल कम थे। 50-50 डिवाइड कर लो, 1.5 में करके 20 से 25 मिनट में आप अपना वो स्ट्रक्चरिंग कर लो, बाकी में लिख लो। फॉरेस्ट का था, सोशल मीडिया का भी था, एडवर्सिटी एंड पावर वाली थीम, वो रिपीटेड थीम थी, पहले भी ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। अलग अलग डायमेंशंस खोलते हैं कि इस ऐसे का रेलेवेंस पॉलिटी में क्या है, सोसाइटी में क्या है, इन्वायरमेंट के अंदर क्या है। ये डायमेंशंस लिख के एग्जांपल्स लिखने के बाद एक शॉर्ट में हम रफ वर्क कर लेते हैं। अगर आपने एक बार डिकोड कर लिया तो आपके पास नॉलेज है, आप किसी न किसी डायमेंशन में उसको लेके चले जाएंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप टॉपिक्स को कैसे डिकोड कर रहे हैं। इस हिसाब से तो हम बेस्ट देकर आते हैं अपना। बिल्कुल। अब ये एग्जामिनर पे है कि उसे किस टाइप का हमारा ऐसे पसंद आ रहा है। इतना ज़्यादा लिखना होता है तो कुछ थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है। क्वेश्चंस फिलोसफिकल थे बट टेक्निकल ज़्यादा थे। टेक्निकल ज़्यादा थे। टेक्निकल लाइक इकोनॉमी या सोशल इश्यूज आप ऐसे डाल सकते हो। और फिलोसफी में कुछ कम क्वेश्चंस थे, स्पेशली फर्स्ट पार्ट में कुछ कम क्वेश्चन फिलोसफी के थे। फॉरेस्ट के पहला क्वेश्चन फॉरेस्ट का था, सोशल का था। तो टेक्निकल व्यू पॉइंट आप जीएस के आंसर ज़्यादा डाल सकते थे इसमें। लास्ट ईयर के बनिस्पत इस बार ऐसे को कैसे देखती हैं आप, किस तरह से वेटेज क्या थी इसमें? आई थिंक ऐसे इस बार का अच्छा था, अच्छा इजी था। हाँ मैम, ऐसे में बहुत लिखना पड़ता है हमें, तो इसमें टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। तो हाउ यू मैनेजेस टाइम कैसे मैनेज करती हैं ऐसे को लिखने के लिए, क्या बेस्ट तरीका होना चाहिए? सर यू शुड प्रैक्टिस द टेस्ट, तो उससे आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो सकता है। सी कोई भी स्टेटमेंट आपको जो दिख रही है, अगर आप उसके पार्ट्स तोड़ पा रहे हो, उसका क्रिटिकल एनालिसिस कर पा रहे हो, 4-5 पॉइंट्स उसके दे पा रहे हो कि मैं इस पे डिस्कशन करूँगा, आपको वो पिकअप करना चाहिए। बिल्कुल। कोट्स एनेक्डोट्स वगैरह भी यूज़ करना पड़ता है, इसको कैसे याद रखेंगे कि हमें इस जगह ये यूज़ करना है? ये तो प्रैक्टिस से आएगा, नोट्स मेकिंग से, कि आपने जितने ऐसे लिखे उसको क्लब करके कि ये व्यू पॉइंट में इसमें डालूंगी तो ये लिखूंगी, इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में कैसा लगता है मैम, ऐसे एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है मेंस को क्लियर करने के लिए, ओवरऑल यूपीएससी क्रैक करने के लिए, इसको कैसे देखती है? सर आई थिंक एसए का वेटेज बहुत ज़्यादा है, बट प्रिपरेशन लोग कम करते हैं इसमें क्योंकि सोचते कि हो जाएगा, बट आई थिंक इसमें एफर्ट्स डालने चाहिए। ऐसा अगर आपकी जीएस की नॉलेज बहुत अच्छी है तो एसए में आप डायमेंशन दे पाएंगे। एसए की तैयारी मैंने लाइक टेस्ट दिए, उसका व्यू पॉइंट फ्रेंड से चेक कराया, थोड़ा सा गूगल किया, इकोनॉमी के अपने जीएस के आंसर्स के डायमेंशन डाले। मैं सिनॉप्सिस भी मैंने कल रात ही स्ट्रक्चर फॉर्म में एक पेज में 2 डिवाइड किया कि एसए 1 में इंट्रो 1, इंट्रो 2, कंक्लूजन 1 और 2, और ये डायमेंशंस एक लेआउट बन जाता है ऐसे के, राइट? थोड़ा जीएस की साइड ज़्यादा आया था, फिलोसफिकल कम थे। अरे वाह, फिलोसफिकल कम थे, थोड़े कम लगे तो मुझे। कैसा लग रहा है, इजियर होगा या फिर कैसा है? मार्किंग पे डिपेंड करता है पूरा, ऑनेस्टली। मैम, ऐसे लिखना एक बहुत टफ होता है, मतलब इतने ज़्यादा टाइम लगता है, लिखना बहुत पड़ता है। इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसको कैसे, टाइम मैनेजमेंट को कैसे देखती हैं आप? 50-50 डिवाइड कर लो, 1.5 में करके 20 से 25 मिनट में आप अपना वो स्ट्रक्चरिंग कर लो, बाकी में लिख लो। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी सिविल सर्विसेज को लेके अगर थोड़ी सी भी थॉट प्रोसेस आपकी अच्छी है, तो दोस्तों कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस बंदा हो, कोई ऐसा गाइड करने वाला हो जो आपको सही गलत बता सके। यूपीएससी में बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ें, क्योंकि पूरी सिलेबस आप कंप्लीट करोगे तो काफ़ी वक्त लगेगा। तो इस वक्त होना है आपको स्मार्ट, चतुर और चालाक। तो दोस्तों, ये स्मार्टनेस कैसी आएगी? सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे गाइडेंस के अंदर जो आपको ये टूल्स और टेक्निक्स बता सके। दोस्तों, मैं एक ऐसे मेंटोर के बारे में बता रहा हूँ, पिछले कई सालों से ओल्ड राइवनगर मेंटरशिप दे रहे हैं, और इनकी मेंटरशिप में कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने यूपीएससी क्रैक की है। मैं बात कर रहा हूँ आईएएस मेंटरशिप प्रोग्राम बाय रियासत अली सर, जो आपके एक सिंगल क्लिक में मौजूद है और आपको 1-to-1 मेंटरशिप देंगे। वो सारी टूल्स टेक्निक बताएंगे जो यूपीएससी आपको क्रैक कर सकता है। यहाँ पे जीएस की बात करें, एसए की बात करें, सीसेट की बात करें, हर एक चीज़ एंड टू एंड बताई जाएगी। सर एक सिंगल क्लिक में आपके लिए मौजूद है। आप हिंदुस्तान के किसी कोने में हो, आप घर बैठे प्रिपरेशन कीजिए इनकी गाइडेंस में। यहाँ पे वो सारी चीज़ मिलने वाली है जिसकी रिक्वायरमेंट है। अगर दोस्तों आप इनकी मेंटरशिप में आना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करें और आज ही आईएएस मेंटरशिप प्रोग्राम रियासत अली को ज्वाइन करें। मैम, जीएस बता रही हैं, ऐसे में जीएस का पोर्शन ज़्यादा था, किस किस एरिया से क्या क्या था? फॉरेस्ट का था उसमें, और फॉरेस्ट
फॉरेस्ट के अलावा थोड़ा सोशल मीडिया का भी था। सोशल मीडिया से हाँ, सोशल मीडिया का भी था, यूथ पे इम्पैक्ट उसका, बाकी थोड़े फिलोसफिकल भी था, दोनों को मिक्स करके लिखना होता है। मैम ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? थर्ड थर्ड अटेम्प्ट में कैसे देखती हैं ऐसे जब हम लिखते हैं तो सिनॉप्सिस वगैरह बनाने पड़ते हैं, उसको स्ट्रक्चर फॉर्म देने के? स्ट्रक्चरिंग 20-25 मिनट में करके फिर आप ऐसे लिख लीजिए। अच्छा गया। अच्छा क्या है, बहुत बढ़िया। और ये मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार फिलोसफिकल की का डर लगता है, फिलोसफिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो किस तरह के फिलोसफिकल नॉन फिलोसफिकल किस तरह के क्वेश्चन थे? दोनों मिक्स थे, फिलोसफिकल भी थे और वैसे भी थे। और इस पर ट्रेंड क्या था, ऐसे का क्या ट्रेंड था, किस तरह सब्जेक्ट क्या था मतलब पूछने का? ठीक है, फॉरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन आया फॉरेस्ट के था। ऊपर पूछा गया था। हाँ, वो पहले भी पूछा हुआ है फॉरेस्ट के ऊपर। कुछ रिपीटेड थीम्स थी। अच्छा। हाँ, और जैसे एडवर्सिटी एंड पावर वाली थी, वो रिपीटेड थीम थी, पहले भी ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सिमिलर सा लग रहा था, कुछ ऐसा नया नहीं था ऐसे के अच्छा, अंदर। नया नहीं था। लास्ट ईयर के बनिस्बत अगर देखें ऐसे तो कंपैरेटिवली इजी थे, इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट है। डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे। अच्छा, मैं सुन रहा हूँ कि सोशल मीडिया से भी क्वेश्चन थे कुछ? हाँ, ये काफ़ी कंटेम्प्रेरी टॉपिक था और इससे हम रिलेट कर पा रहे थे इस टॉपिक। कोई ऐसा सब्जेक्ट जो करंट अफेयर से भी रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड कुछ ऐसा हो, जैसे लास्ट ईयर चंद्रयान से पूछा गया, इस तरह से कोई क्वेश्चन थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, काफ़ी जनरल क्वेश्चन। ऐसी तैयारी कैसे की मैम आपने? मैंने दूसरे टॉपर्स के ऐसे पढ़े थे, खुद के एसेज लिखे थे अलग अलग डायमेंशन से। अच्छा, तो मतलब ऐसे टॉपर्स के जो नोट्स होते हैं वो कितने हेल्पफुल होते हैं इसमें? वो काफ़ी हेल्पफुल होता काफ़ी helpful होता है। जिन्होंने पहले एसेज लिखे होते हैं उनसे बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है कि हम कैसे लिखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम ये इसके अलावा और क्या करना पड़ता है ऐसे के लिए, यूपीएससी की स्पेशली अगर हम बात करें ऐसे लिखने के लिए? जैसे टॉपर्स के नोट हो गए, इसके अलावा क्या होता है? मेनली प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस है। जैसे प्रैक्टिस के अंदर कुछ फिक्स नहीं है, कोई सिलेबस फिक्स नहीं है, तो आप जितने अलग अलग टाइप के एसेज लिखोगे, जितना वो करोगे बेटर है, जितनी बुक्स पढ़ोगे वो और भी ज़्यादा बेटर है। मैम आप प्रैक्टिस की बात की, साथ में टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, तो इसको कैसे मैनेज करते हैं? आपकी बहुत कुछ लिखना पड़ता है। तो पहले जैसे 3 घंटे का पेपर है तो 1.5 आवर करके डिवाइड करते हैं। बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट 1.5 आवर में 20 मिनट्स के अंदर हम पहले ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हैं कि ऐसे को पूरा डिवाइड कर लेते हैं कि किस तरीके से स्ट्रक्चरिंग करेंगे। फिर अलग अलग डायमेंशंस खोलते हैं कि इस ऐसे का रेलेवेंस पॉलिटी में क्या है, सोसाइटी में क्या है, इन्वायरमेंट के अंदर क्या है। फिर उसके बाद ये डायमेंशंस लिख के एग्जाम्पल्स लिखने के बाद एक शॉर्ट में हम रफ वर्क कर लेते हैं। फिर जब 1 घंटे के अंदर हम पूरी स्ट्रक्चरिंग करते हैं कि कितने पेज में क्या क्या करना है। 1.5 पेज में इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी लिखनी है 8 पेज के अंदर, फिर 1 पेज के अंदर हमें उसका काउंटर व्यू देना है, एंटी थीसिस, फिर उसके बाद 1 पेज के अंदर हमें कंक्लूजन। तो ऐसे पहले 1.5 आवर, फिर नेक्स्ट 1.5 आवर सेकेंड ऐसे के लिए। वाह, ये तो बहुत अच्छा तरीका है और सही तरीका यही होता है। मैम ये जो जैसे स्ट्रक्चरल फॉर्म देने के लिए सिनॉप्सिस वगैरह बनाना पड़ता है, तो उसमें क्या क्या किन बातों ध्यान रखना, क्योंकि इस वक्त हमें कोट याद आना चाहिए, कोई एनेक्डोट्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, इसको कैसे करती हैं आप? इसको मैं कैसे करती हूँ, तो ये फ्लो करता है एक साथ। कुछ कोट्स वगैरह तो हमने पहले से ही पढ़ ली होती है, कुछ एनेक्डोट्स हमने तैयार करके रखे होते हैं पहले से, तो जो उसके अंदर फिट करता है और जो उससे ज़्यादा रेलेवेंट होता है हम यूज़ कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। याद कैसे आए? कभी कभी होता है भूल जाते हैं हम, तो उसमें कैसे याद रखेंगे इस चीज़ को? ये तो प्रैक्टिस सही हो। हमने पहले किसी ऐसे में लिखा होता तो अभी इस वाले ऐसे में भी आ जाता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मैम ये कौन सा अटेम्प्ट है लैंग्वेज की आपका? मतलब मेंस तो फर्स्ट है। अच्छा। वैसे सेकंड अटेम्प्ट। और लैंग्वेज क्या मैम? इंग्लिश। कैसा लगता है अभी तक की परफॉर्मेंस जो ऐसे में हुई, कैसे देखती हैं आप इस चीज़ को? आई थिंक ये बहुत सब्जेक्टिव है। नहीं, मेरे हिसाब से आप बहुत ही तैयारी आपकी अच्छी है ऐसे में, हमें लगता है आपका पेपर अच्छा गया होगा, क्योंकि आप जो स्ट्रक्चर फॉर्म बता रही हैं वही सही तरीका होता है ऐसे के लिए। आप ऐसे को कैसे देखती हैं? हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट इन ओवरऑल गेटिंग द मार्क्स इन यूपीएससी? तो ऐसे के अंदर हमारा 80 से लेकर 140 के बीच में कुछ भी आ सकता है। अच्छा। तो इसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी है कि हमारे हिसाब से तो हम बेस्ट देकर आते हैं अपना। बिल्कुल। अब ये एग्जामिनर पे है कि उसे किस टाइप का हमारा ऐसे पसंद आ रहा है, उसको हमारे डायमेंशन कितने पसंद आ रहे हैं, हमने जो कनेक्ट करके लिखा है वो उसको कितना कन्विंस कर पा रहे हैं। मैम ये बुलेट पॉइंट्स में लिखना सही होता है या पैराग्राफ में? बुलेट में तो नहीं लिखना। ऐसे के अंदर एक थॉट हमारी फ्लो करती है थ्रू आउट द ऐसे, तो बुलेट के अंदर क्या है कि हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते इतना। और ऐसे हमने वैसे भी स्कूल्स में पढ़े हैं, हर जगह पढ़े, तो कोई बुलेट में नहीं होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम इंट्रो की बात करें, इंट्रो एक फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंट्रो कैसे लिखेंगे? इंट्रो के लिए क्या टूल्स टेक्निक्स अपनानी चाहिए स्टूडेंट को?
तो इंट्रोडक्शन के बहुत सारे तरीके होते हैं। हम उसके अंदर एक कहानी लिख सकते हैं, हम कोई हाइपोथेटिकल स्टोरी लिख सकते हैं किसी बच्चे की या किसी और की, या फिर हम कोई वो लिख सकते हैं, कोई पर्सनालिटी है उसकी लाइफ स्टोरी के बारे में लिख सकते हैं। जैसे इस बार मैंने मैरी क्यूरी की लाइफ स्टोरी के बारे में लिखा था, उन्होंने इन्वेंशन की थी यूरेनियम की। और इसके अलावा हम कोई कोट लिख सकते हैं और उस कोट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में हम और कुछ नहीं आ रहा है तो जो गिवन है टॉपिक उसी को एक्सप्लेन करते हुए चल सकते हैं, और फिर उसके बाद कि वो होता क्या है और उसके बारे में। बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस आपके लिए। मैम ये क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह कभी कभी हो जाती है लिखने में, क्या इसका भी कोई असर पड़ता है ओवरऑल मार्किंग में, कैसे देखते हैं इसको? आई थिंक इतना ज़्यादा लिखना होता है तो कुछ थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है, तो इसका I'm not sure। पर अच्छा हुआ था इस बार, टॉपिक्स को डिकोड करना थोड़ा आसान था। डिकोड करना आसान था क्योंकि प्रीवियस ईयर की तरह इस बार इतना ज़्यादा टाइम टॉपिक को डिकोड करने में नहीं लग रहा था। बहुत बढ़िया। हाँ, तो एक ये चीज़ जो साथ में बेनिफिट, डिकोड करना कितना मतलब इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज आप डिकोड करोगे तभी आप समझ पाओगे कि क्या हमें लिखना है, राइट? एग्जैक्टली ये आपका जो है समझ लीजिए क्रक्स होता है टॉपिक का। अगर आपने एक बार डिकोड कर लिया तो आपके पास नॉलेज है, आप किसी न किसी डायमेंशन में उसको लेके चले जाएंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप टॉपिक्स को कैसे डिकोड कर रहे हैं। चलिए मैंने डिकोड कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे? डिकोड करने के बाद आपकी प्रिपरेशन जो 1-2 साल से आप इतना कर रहे होते हैं, आपको ऑलमोस्ट सारे डायमेंशंस की नॉलेज होती है आपको, एनवायरनमेंट से, सोशल इश्यूज़, किसी भी तरीके से। तो आप उसको बस आपको फिर बाद में उसको आपको मोल्ड करना होता है, मतलब समझ लीजिए। कैसे मोल्ड करेंगे? मतलब एक स्ट्रक्चरल फॉर्म देना बहुत ज़रूरी होता है ऐसे के लिए। ऐसा नहीं कि इसको यहाँ उठा के वहाँ डाल दिया, कोहेरेंस होनी चाहिए ओवरऑल इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म देने के लिए, क्योंकि आप जब लिख रहे हो ना बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती है, तो वो एक बहुत ही एक लेआउट प्लान बनाना चाहिए, फॉर्मेट में हो, कोहेरेंस में हो। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए सबसे ज़्यादा है कि आपके थॉट्स को ना बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में आपको जो है कॉपी पे लिखना पड़ता है। और उसके लिए इससे पहले मतलब वी आर नॉट राइटिंग दिस फर्स्ट टेस्ट, कि उससे पहले जो है बहुत सारे मॉक देते हैं, पूरा एक प्रोसेस होता है। यहाँ पे तो एग्जीक्यूशन होता है। करेक्ट, ठीक है, एग्जीक्यूशन होता है। तैयारी कैसी करनी चाहिए ऐसे के लिए? अगर हम बात करें ऐसे के लिए क्या बेस्ट टूल टेक्निक्स और बेस्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए प्रिपरेशन के लिए? ऐसे के लिए जो मैंने जो फॉलो किया, मैं तो सिर्फ अपना जो है कोचिंग वगैरह के नोट्स वगैरह थे यही सब फॉलो किया। थोड़ा बहुत अपना इस प्रिपरेशन के दौरान आप थोड़ा इधर उधर थोड़ा फिलोसॉफिकल भी पढ़ते हैं चीज़ों को, तो वो ज़्यादा यहाँ पे काम आती हैं। जो चीज़ें यहाँ पे फिलोसॉफिकल जैसे थिंकर्स हुए, चाहे वो सेकुलर ट्रेडिशन के थिंकर्स हुए या रिलीजियस थिंकर हुए, स्पिरिचुअल थिंकर हुए, तब उनकी बातें मतलब अक्रॉस टाइम एंड स्पेस रेलेवेंट रहती हैं। तो आप उनको यहाँ पे लिख सकते हैं, आज भी रेलेवेंट है जितना वो पहले रेलेवेंट थी। तो टॉपर्स के नोट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं सर इसके लिए? टॉपर्स ऑब्वियसली आप सीख सकते हैं उनसे, सीख सकते हैं कैसे स्ट्रक्चर की जाती हैं चीज़ें, कैसे वो इस प्रोसेस से जब गुजरते हैं तो उनकी ओवर द कॉपीज़ जब आप देखते हैं ओवर द टाइम कि कैसा प्रोग्रेस होता है उनका, कुछ अच्छी चीज़ें आप वहाँ से पिक भी कर सकते हैं। तो ऐसे में बहुत कुछ लिखना पड़ता है, काफ़ी लिखना पड़ता है, तो इट मीन्स यू हैव टू मैनेज टाइम। सो हाउ यू मैनेजेस योर टाइम मीन्स टू गेट एंटायर, मतलब वॉट एवर यू आर थिंकिंग आपने पूरा लिखा होगा, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और इसको कैसे देखते हैं आप? ठीक है, आई विल बैक टू डिफ़र कि बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता, आप कंटेंट अपना सही रखिए। हाँ, 9-10 पेजेस अगर आप, ऐसा नहीं कि पूरा भर दिया, कुछ भी लिख दिया, कुछ भी रिलेवेंट होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, कोहेरेंसी होनी चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। उसके अलावा आप कुछ नहीं, आप 8 पेज भी लिखते हैं, 9 पेजेस भी लिखते हैं, हमारे मेंटर्स बोलते हैं रेलेवेंट लिखिए टॉपिक से। कोई ज़रूरी नहीं कि 1200 वर्ड का है तो आप 900 वर्ड में लिख दीजिए। समझ रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि मैंने इतना लिखा। हाँ, 900 वर्ड लिख दीजिए, 1000 वर्ड लिख दीजिए। 1000 वर्ड 1 घंटे में लिखना इज़ नॉट अ बिग टास्क। करेक्ट। तो ऐसे लिखने के लिए भी क्या लिखना पड़ता है आपको? प्रैक्टिस किस तरह करेंगे ऐसे के लिए? ऑब्वियसली जैसे यहाँ पे अभी हुआ ऐसे सिमुलेशन पूरा माहौल बना के, पहले जो है इस आज के हिस्से से पहले मैंने कम से कम 5-7 एसेज लिखे हैं। सर ये बताइए, कभी ऐसा होता है कि हमें पता है कि मैंने लिख रहा हूँ, बाद में जब एग्जामिनेशन बाहर आए तो या यहाँ पे मैं ये कोट दे सकता था, एनेक्डोट यहाँ पे यूज़ कर सकता था, ये ग्राफ दे सकता था, कुछ ऐसा होता है? या फिर मतलब इन चीज़ों को याद कैसे रखें एग्जामिनेशन? इसलिए ये सारी चीज़ें तो होता है, मतलब कोई एकदम 100% तो नहीं, पिक्चर परफेक्ट तो नहीं दे पाता है वहाँ पे चीज़ें। पिक्चर परफेक्ट तो खैर आप जब
बाद में रिहर्सल करें तभी हो पाती हैं पिक्चर परफेक्ट। तो वहाँ पे आपको नेचुरल फ्लो में जो चीज़ें आ रही हैं, नेचुरल फ्लो में। और ऐसे तो ये है कि आपको ना कि आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है, बहुत बढ़िया, कि आप क्या एज अ पर्सनैलिटी क्या चीज़ है वो वहाँ पे देखा जाता है। अदर देन दिस इसका कोई और पर्पज़ नहीं है इससे लिखवाने का आपसे जो है। बिल्कुल। तो आप ऐसे, मैं तो कहता हूँ आप तैयार भी करोगे तो वहाँ पे वो चीज़ें लिख नहीं पाओगे। सर ये बताइए, ऐसे की कॉपी जब एग्जामिनर के पास जाती है तो आप ऐसे में ऐसा क्या करें जो कि फर्स्ट लुक में ही, फर्स्ट इंप्रेशन में ही उसको लगे कि हाँ इसमें कुछ है, इस पेपर में कुछ दम है, और उसको पढ़ना शुरू कर दें। जैसे इंट्रो होता है, राइट? तो इंट्रो हो या फिर इससे रिलेटेड और क्या किन बातों का ध्यान रखें स्टूडेंट जो कि ऐसे में लिखें और वो एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सके? सबसे पहली बात, आपको जैसे कोई भी चीज़ होता है, हुक आपको चाहिए होता है कि एग्जामिनर की अटेंशन कैच कर जाए। ठीक है, तो वो हुक में आप कोई रेलेवेंट एग्जांपल डाल सकते हैं सबसे पहले, कि जो अभी हाल फिलहाल में चल रहा हो, कोई इश्यूज़ रिलेटेड हो, कोई बर्निंग इश्यूज़ हो, कोई भी। तो वो क्या करता है, वो अटेंशन खींच लेता है एग्जामिनर की कि हाँ बच्चे को जो है इस टॉपिक के नॉलेज है, पता है, इस कंटेक्स्ट में नॉलेज है, रेलेवेंट है, इस प्रेजेंट कंटेक्स्ट में नॉलेज है। तो अपने आप यू विल प्रोवोक हिम टू रीड योर एसे। ठीक है, तो और जाहिर सी बात है आप थोड़े से ऐसे में कोट्स डाल दो। इतने अच्छे अच्छे फिलोसफर हैं, गांधी जी को आप मेंशन कर सकते हैं, विवेकानंद को कर सकते हैं, किसी को भी कर दीजिए आप जो है, तो आपका इससे अच्छा जाएगा। क्या इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह या राइटिंग वगैरह का भी असर पड़ता है? ये तो एग्जामिनर जाने, मुझे इसका बारे में नॉलेज नहीं, लेकिन हाँ जैसे जो मैंने अपने जो इससे लिखे अपने जो इससे पहले मॉक में, तो एज सच कोई फीडबैक जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो नहीं देते। हाँ अगर थोड़ा बहुत माइनर है तो वो इग्नोर कर देंगे, बट अगर आप दिन का रात कर रहे हैं, रात का दिन कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो है वो चीज़ें नज़र आ जाएंगी। सर कई होता है क्या, बहुत सारे स्टूडेंट माइंड मैप का यूज़ करते हैं, ठीक है, चीज़ों को बेहतर तरीके समझाने के लिए वो माइंड मैप दे दिया, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ब्ला ब्ला ब्ला, आप माइंड मैप दे के ही एग्जाम में समझा रहे हैं। तो ये माइंड मैप जो होता है कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसका यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? माइंड मैप का एज सच यूज़ ऐसे पेपर में नहीं होता है। आप ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए माइंड मैप का यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप जैसे न्यूज़पेपर में एक ऐसे पढ़ते हैं, एडिटोरियल पढ़ते हैं, आपको सिमिलरली उस तरह से ऐसे लिखना पड़ता है। इसमें और कोई शॉर्टकट या माइंड मैप या कुछ ऐसा जो है अगर आप नहीं यूज़ कर सकते, फ्लो ख़राब करेगा। आपके यहाँ पे आपके थॉट्स का फ्लो भी चेक करना है, कैसे का पर्पज़ होता है। बहुत बढ़िया। एक कोहेरेंस कैसे हम ऐसे में रखें, शुरू से अंत तक बंधा रहे ऐसे, लाइक कहानी जैसा लगे, ऐसा नहीं कि हमने एक टॉपिक एक तरफ जा रहे हैं और अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, वो नहीं होनी चाहिए। इसकी कोहेरेंस बनी रहे, इसके लिए क्या करते हैं आप लोग? ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कोहेरेंस बनाए के रखना अक्रॉस द टॉपिक थ्रू आउट द लेंथ, बट ठीक है, मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा कैसे कोहेरेंस रखते हैं। बाकी सिनेप्सिस वगैरह बना के एक हम लेआउट प्लान बना के उसके हिसाब से कर सकते हैं। हाँ वो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग में कर सकते हैं, बट वहाँ पे एक आपको आइडिया जो आप लेके चलते हैं ना शुरू से, कि मेरे को कहाँ से शुरू करना है और कौन कौन सी डायमेंशन कवर करके और कहाँ कंक्लूड करना है, ये आपका ब्रॉड कॉन्ट्योर होता है जिसके अंदर पूरा ऐसे आपका जो है समाहित होता है। ये कौन सा अटेम्प्ट है सर और आपका लैंग्वेज क्या है? ये मेरा मतलब इंग्लिश मेरा मीडियम है और मेरा वैसे तो ये थर्ड अटेम्प्ट है। अच्छा। हाँ बट एज वाइज मेरा जो है लास्ट है, क्योंकि मेरा जो है मैंने लास्ट थोड़ा लेट प्रिपरेशन शुरू किया था। चलिए ऑल द बेस्ट फॉर योर GS 1 2 3 4 एन। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स।